जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा, फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। सीडीएस 2023 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट के 2 पार्ट्स में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और ये पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस भी किए हैं। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें पहले देखें। कौन सी ऐसी फसल है जो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर कल्टीवेट नहीं की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ज्वार, रागी, शुगर केन या ग्राउंडनट। कुल मिलाकर के आप इसे ऐसे समझें कि ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है। अगर हम नाम से अंदाज़ा लगाएं तो जो ड्राई लैंड यानी जिसे बहुत ज़्यादा इरिगेशन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। और ऑप्शंस में भी ध्यान से सोचिए कि क्या ऐसे कौन से फसल हैं जो ड्राई लैंड फार्मिंग का पार्ट नहीं होंगे। नॉट पूछा जा रहा है हमसे। क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 है, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एग्रीकल्चर वगैरह पर जैसे हमने देखा बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको इन चैप्टर्स को कवर करना है। देखिए यहाँ से भी मुझे याद है सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो लैंड्स की कैटेगरी है, ये देखिए लैंड यूज कैटेगरी जो है ये कौन सी नहीं थी। तो यहाँ पे फॉरेस्ट है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से नेट एरिया सोन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट एरिया सोन क्या है। तो वैसा जो लैंड का फिजिकल एक्सटेंट जिसमें क्रॉप लगाए जाते हैं और हार्वेस्ट किए जाते हैं वो नेट एरिया सोन कहलाता है। उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या हैं, वेस्टलैंड वगैरह के बारे में देखिए ये रिपोर्ट दिया गया, हालांकि काफ़ी पुराना है बट स्टिल एक आइडिया हमें लगता है कि इसमें ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए जो नेट एरिया सोन है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है या फिर कल्टीवेबल वेस्टलैंड की परसेंटेज ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर एरिया में सोन मतलब फसलें लगाई जाती हैं, इसलिए 45% के आसपास पहले था ये लगभग 1960 में। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 2008-9 तक ये थोड़ा सा ही बढ़ा है, मतलब वही है एवरेज 45-46% के आसपास। जबकि हम टोटल कल्टीवेटेड लैंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कितना है, असल में 77-78% के आसपास है। देखिए मॉइस्चर के अकॉर्डिंग अगर हम फार्मिंग देखें तो क्या है, एक तो इरिगेटेड है जिसमें हम सिंचाई करते हैं, दूसरा रेनफेड यानी जो वर्षा के पानी से ही जो फसल हो जाती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अगेन ड्राई लैंड और वेटलैंड में क्लासीफाई कर सकते हैं फार्मिंग को। ड्राई लैंड क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि वैसे एरिया में जब खेती होती है जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल रेनफॉल होती है, यानी वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम हो, वो ड्राई लैंड फार्मिंग वाले क्षेत्र कहलाते हैं। अब खुद ही आइडिया लगाइए कि जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है वहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं। रागी है, बाजरा है, ये राजस्थान वाले एरियाज़ में भी बहुत सारे होते हैं रागी बाजरा वगैरह। इसके बाद मूंग है, ग्राम है और फॉडर क्रॉप के अंदर एक गुआर होता है। ये सब जो है ये हमारे क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग के पार्ट हैं। जबकि अगर हम वेटलैंड फार्मिंग की बात करें तो रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और अगर बारिश ना हो प्रॉपर तो ये फसलें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी, या यूँ कह लें कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन होना रहेगा वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या क्या है, देखिए राइस, हमें पता है कि जो धान के खेत होते हैं उनमें काफ़ी जो पानी है वो बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। अगर बारिश की कमी होगी तो राइस की फसल अच्छे से नहीं होगी। इवन घुटने तक पानी होता है धान के खेतों में और ये जब भी बारिश का टाइम होता है तभी फसलें लगाई जाती हैं, यही इसके पीछे का रीज़न है। इसके बाद अगर हम जूट की बात करें तो ध्यान रखिएगा जूट भी रेन इंटेंसिव क्रॉप है या इरीगेशन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। शुगर केन सबको पता है, ये भी जो है वो बारिश या यूँ कह लें कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम ड्राई लैंड का एक बार फिर से रिवीजन करें तो रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ये सब चीज़ें जो है वो ड्राई लैंड फार्मिंग का पार्ट हैं। अब वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए कि हमने क्या पढ़ा है। ज्वार है, रागी है, शुगर केन या ग्राउंड। हमने साफ तौर से देखा है कि ये वेटलैंड फार्मिंग के अंतर्गत आता है शुगर केन। ज्वार, रागी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्राउंड नट के बारे में फिर से देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम ग्राउंड नट के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हर एक फसल पर काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। जैसे अगर हम राइस का ही देखें तो इवन ओस, अमन, बोरो, इन चीज़ों के बारे में भी बताया गया है किस तरीके से अलग अलग जो सीज़न होते हैं जिसमें राइस की क्रॉपिंग होती है, और ये सब बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। ग्राउंड नट की बात करें तो इंडिया में अगर हम देखें 18% जो है टोटल वर्ल्ड के ग्राउंड नट प्रोडक्शन का इंडिया में होता है 18.8%, और ये एक रेन फेड खरीफ क्रॉप है ड्राई लैंड की। तो ये किस तरीके की क्रॉप है, ड्राई लैंड वाली क्रॉप है ना। लेकिन हमसे ऑप्शन में नॉट अ ड्राई लैंड पूछा गया था, इसलिए हमने शुगर केन को मार्क किया है। और ये कब कल्टीवेट की जाती है, राबी के सीज़न में सदर्न इंडिया में लगाई जाती है, जबकि नॉर्दर्न इंडिया में जनरली खरीफ में ही ये फसलें ग्राउंड नट वाली लगाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है, किस स्टेट में, ये आप कमेंट करके बताइए।
सो उम्मीद है आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। अब एक सवाल है आपके लिए, ज्वार और रागी बताइएगा रबी फसल है या खरीफ फसल है। हमने कई बार डिस्कशन किया है, एक अलग से वीडियो भी है जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है कि रबी और खरीफ फसलों को कैसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर का है, किस तरह का सेटलमेंट लेक के चारों ओर डेवलप होता है, लीनियर, क्रॉस सेप्ड, सर्कुलर या स्क्वायर। अब इसे अगर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी समझे तो एक लेक जो है वो जनरली सर्कुलर होती है। ऑब्वियसली ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं होगी बट जनरली सर्कुलर होती है, और इसके चारों ओर का जो सेटलमेंट है वो भी सर्कुलर ही देखने को मिलता है। स्क्वायर, लीनियर इस तरीके का कोई शेप नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई सर्कुलर चीज़ है तो उसके चारों ओर सेटलमेंट भी सर्कुलर टाइप की ही होगी ऑलमोस्ट। ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 है क्लास 12 एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी का, और ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे से भी बहुत सारे सवाल निकल करके आते हैं, जैसे पहले माइग्रेशन वगैरह के बारे में बहुत बार पूछा गया है, डिस्पर्स सेटलमेंट। हालांकि ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, आप समझ लेंगे कि डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है, तो नाम से ही आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा और भी हैं, जैसे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स क्या हैं, वाटर सप्लाई वगैरह के बारे में बताया गया है। और इसके बाद प्लांट सेटलमेंट, ऑब्वियसली ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। और इसी में अगर हम देखें आगे तो बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न बताए गए हैं, जैसे लीनियर पैटर्न है, क्रॉस सेप पैटर्न है, स्टार लाइक पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न होते हैं। इसी में अगर हम सर्कुलर पैटर्न की बात करें तो सर्कुलर विलेजेस जो हैं वो लेक्स के अराउंड डेवलप होते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन था। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। इसके बाद हम और थोड़ा समझ लेते हैं, इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन बना कि बताइए स्टार लाइक पैटर्न के किन जगहों पर ये डेवलप होते हैं, तो ये हमें थोड़ा आइडिया रहे। इसके बाद अगर हम देखें कि जो लेक हैं, टैंक हैं, इवन जो विलेज है, ये भी इस तरीके से कई बार प्लान किए जाते हैं कि जो विलेज का सेंट्रल पार्ट होता है वो ओपन होता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो एनिमल्स को रखने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये है सर्कुलर पैटर्न। इसके बाद अगर हम स्टार लाइक पैटर्न की बात करें तो जब बहुत सारे जो रोड्स हैं ये कन्वर्ज कर जाते हैं तो स्टार शेप की सेटलमेंट बनती है। इसे ये फिगर से देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे इतने सारे रोड्स जब कन्वर्ज कर जा रहे हैं, अब यहाँ पे सेटलमेंट है, यहाँ पे लोगों के घर हैं, तो ये किस तरीके का पैटर्न बनेगा, ये किस तरीके का सेटलमेंट है, तो देख के ही पता चल रहा है ये स्टार के जैसा सेटलमेंट है, स्टार लाइक पैटर्न है। और भी कई तरीके के पैटर्न होते हैं दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। जैसे लीनियर पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर कोई रोड वगैरह है, इसके साइड में जो सेटलमेंट है, घर वगैरह जो है, ये किस तरीके के पैटर्न को दिखा रहे हैं, लीनियर पैटर्न को। या इवन जो रिवर है या रेलवे लाइन है, केनाल एज है, जो भी लीनियर शेप की चीज़ें हैं, अगर उनके चारों ओर नहीं, दोनों ओर जो पैटर्न डेवलप होगा वो कौन सा होगा, लीनियर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न की बात करें तो वैसे पैटर्न रूरल सेटलमेंट के अंदर ही, जो कि प्लेन एरियाज या जो माउंटेन वैलीज होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ये रोड्स रेक्टेंगुलर होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। तो अब इसका आंसर करिए, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये दिखने में बहुत ही आसान है बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझिएगा। रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन की बात की जा रही है, किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, क्या ये बायोटिक एबायोटिक होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इंडिविजुअल और कम्युनिटी होते हैं, चौथा पोटेंशियल रिजर्व। देखिए सारे ही रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस तरीके से इनका निर्माण हुआ तो ये क्या आएंगे, ये आएंगे बायोटिक और एबायोटिक। यानी किन फैक्टर से रिसोर्सेज बने, अगर बायोटिक फैक्टर से बने होंगे तो वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। सो जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसमें जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये जब हम देखते हैं, ये देखिए ये पहला चैप्टर है, इसमें क्लासीफाई किया गया है किस तरीके से जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है नेचर के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच और इंस्टीट्यूशन के बीच। यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिसोर्स की क्लासिफिकेशन की बात की गई है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे बेसिस हैं, अगर ओरिजिन के बेसिस पे हम बात करें तो दो तरीके से हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अगर एग्जॉस्टिबिलिटी पर बात करें कि कौन से रिसोर्सेज खत्म होंगे कौन से नहीं होंगे, तो वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इनके बारे में पता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसके बाद अगर हम ओनरशिप के आधार पर देखें तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, यानी किन पे ऑनरशिप किन की है रिसोर्सेज पे, उस तरीके से जब हम क्लासीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अगर स्टेटस और डेवलपमेंट की बात करें तो पोटेंशियल है, डेवलप्ड स्टॉक है, रिजर्व है, तो ये इस क्लासिफिकेशन को ध्यान रखिए। जैसे अगर हम बायोटिक की बात करें तो ये ऑब्टेन होते हैं बायोस्फीयर से, और लाइफ होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये बायोटिक रिसोर्सेज का पार्ट है। जबकि एबायोटिक की बात करें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पत्थर, मेटल्स, ये चीज़ें जो हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज का पार्ट हैं। तो बेहद सरल सवाल है ये, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो बेसिक जीके की बुक्स होती हैं वहाँ सभी कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स के बारे में डिस्कशन होता है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो। कमेंट करके आप बताइए कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट की जो कैपिटल है ये इक्वेटर के सबसे ज़्यादा सामने है, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पणजी या मुंबई। सो इस मैप में हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे है बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। इसके बाद ये है पणजी और ये है हैदराबाद, राइट। तो सबसे अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पणजी होना चाहिए, बिकॉज पणजी से ज़्यादा ऊपर है, यानी ज़्यादा नॉर्थ में है हैदराबाद। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पणजी। अगला सवाल देखिए, ये भी ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पे सोलर सिस्टम से ये क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट ये है, और पहला स्टेटमेंट ये है कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरा, वीनस के पास 2 मून्स हैं। तीसरा, जुपिटर में कोई लैंड नहीं है। चौथा, जो सैटर्न के रिंग्स हैं ये लंप आइस और डस्ट के लंप से बने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या वीनस के पास 2 मून्स हैं, बिल्कुल गलत है ये फैक्चुअली। सेकेंड को अगर हम एलिमिनेट करते हैं यहाँ से तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, हमारे पास बचा बी और डी। अब हमें बस फर्स्ट को चेक करना है, बिकॉज 3 और 4 तो सही है ही। क्या मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो फर्स्ट भी यहाँ पे सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। वैसे यहाँ पे ये वीनस की जगह मार्स होता तब ये सही होता। मार्स के 2 मून है, नाम क्या है, फोबोस और डीमोस। तो ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद वीनस के पास तो है ही नहीं। थर्ड नंबर पे अर्थ आती है, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम ऑब्वियसली मून है, और इसी तरीके से। और ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है, ये आप अच्छा बताइए क्योंकि ये एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है, किस प्लेनेट के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा इंडियन हिमालयन रेंज में नहीं लोकेटेड है। तो जोजिला पास, बोलन पास, लिपू लेक, सिप किला। तो ये जो बोलन पास है ना, ये इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में, तो हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी का आपको स्टेट वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसी तरीके से बाकी भी इंपॉर्टेंट है, तो एक वीडियो में अलग से पासेस कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए सॉइल के बारे में है, और मैंने जब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज बनाई है उनमें भी सॉइल्स के क्वेश्चन शामिल किए हैं एनसीईआरटी से, और सॉइल्स का टॉपिक हमने अलग से भी डिस्कस किया है। एक सेपरेट वीडियो है, सॉइल्स बाय फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी सवाल सॉइल्स के ऊपर पूछे गए हैं पीवाईक्यूज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो सारे हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो भी थ्योरी डिस्कस करने के बाद। कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे आपको पहचानना है ये कौन सी सॉइल है। इनमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। दूसरा ये कि ये सैंडी से लेकर के लोमी तक होते हैं। तीसरा ये कि वेस्टर्न गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टा, सुंदरबन, यानी इन जगहों पे ये सॉइल देखने को मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास पीटी सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल या सेलाइन सॉइल। सो ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट के नाम से आती है। इसमें अगर हम देखें तो सॉइल्स के बारे में डिस्कशन है, किस चैप्टर के अंदर, ये सॉइल्स पर अलग से चैप्टर है, राइट। ये चैप्टर 6 है सॉइल्स के ऊपर, और ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया भी है यूट्यूब के अंदर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसी में अगर हम देखें तो सॉइल्स के बारे में डिस्कशन है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, सेलाइन, पीटी और फॉरेस्ट। बहुत सारे टाइप्स हैं, बट है काफ़ी आसान जब इसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे तो। अब इसमें अगर हम देखें सेलाइन सॉइल के बारे में, तो ऊसर सॉइल इन्हें कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेलाइन सॉइल में क्या होता है, तो सेलाइन सॉइल में सोडियम, पोटेशियम, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, नाम से ये स्पष्ट है, सेलाइन है ये। और इस कारण से ये इनफर्टाइल है, यानी इनमें वेजिटेशन जो है ये ग्रो नहीं करता है। ज़्यादा साल्ट्स होते हैं, तभी तो सेलाइन नाम है। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट ड्राई होती है और ड्रेनेज वगैरह का कोई साधन होता नहीं, सिंचाई वगैरह नहीं होती, पुअर ड्रेनेज के कारण ये होता है। और एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे स्वैम्पी एरियाज होते हैं, जो थोड़े दलदली क्षेत्र होते हैं, उनमें, जैसे सुंदरवन है ना, सुंदरवन के जैसे, यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलते हैं सेलाइन सॉइल, तो वेस्टर्न गुजरात में, इवन रन ऑफ कच्छ आपको याद आ रहा होगा। इसके अलावा जो सुंदरवन का ईस्टर्न कोस्ट है, इन जगहों पे देखने को मिलते हैं। देखिए बताया भी गया रन ऑफ कच्छ में, जैसा कि हमें पता है साउथ वेस्ट मानसून के कारण साल्ट पार्टिकल आते हैं, तो ये साल्ट पार्टिकल डिपॉजिट कर जाते हैं क्रस्ट के रूप में। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी सेलाइन सॉइल यहाँ पे करेक्ट है।
सो हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। कुछ अगर मिक्सअप होके हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ तो उन्हें भी जल्द ही डिस्कस कर लेंगे। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने पिछले 2-3 सालों के एनालिसिस अच्छे से नहीं कवर किए तो ज़रूर कर लें, प्लेलिस्ट में लिंक है, बिकॉज वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप में रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।